Hello and welcome to Diya Online Science Academy. This is the second lecture of Chapter 3 Current Electricity. So, in the previous lecture, we had seen how the current is actually getting generated. And we had seen that in this lecture, in today's lecture, we will be looking at the phenomena of drift velocity. So, drift velocity actually gives you some idea about the generation of current. So, this is very much connected with the first lecture of this chapter. Okay, so let us begin with the topic of drift velocity. Drift velocity. So for this, we will be considering an isolated conductor. Isolated conductor, that means it is not connected with any other apparatus or anything, right? So let us say this is the conductor and it has been kept in some external electric field. तो ये जो भी सिस्टम बनी ना, ये सिस्टम एक बाहर जो भी एनवायरनमेंट है उससे आइसोलेट करके रखी है एंड हियर external some electric field outside this conductor is prevailing. So due to the presence of this external electric field, what happens to this conductor? अब कंडक्टर के पास क्या होगा? खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बराबर? तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. इस डायरेक्शन के अंदर क्यों फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने देखा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर मैं ये लेफ्ट टू राइट यहाँ पर शो कर रही हूँ, दैट मीन्स इस तरफ पॉजिटिव वाली साइड है, यहाँ पर नेगेटिव साइड होगी. तो मतलब यहाँ पर ये पोलैरिटी, इस तरफ ये पोलैरिटी. तो जो इलेक्ट्रॉन्स है विच आर नेगेटिवली चार्ज, they will obviously will get attracted towards the left side. ये पॉजिटिव वाली साइड की towards वो अट्रैक्ट हो रहे होंगे, बराबर? तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे एंड वो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहीं से कहीं पर आए होंगे. वैसे ही ये एंड जो है उस एंड के ऊपर मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आगे 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 जाते यहाँ पर आ गए. तो यहाँ पर क्या बचा होगा? पॉजिटिव आयंस. सो एक तरफ यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस हुए चार्जेस, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हुए, बराबर? सो ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड चार्जेस देयर विल बी सम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्जेस होते हैं तो चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो यहाँ पर चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, एक्सटर्नल जो था उसकी वजह से ई एक्सटर्नल था, अब इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनसाइड, वी कैन राइट इट लाइक दिस कि ये ई इंड्यूस्ड जो है, ई इंड्यूस्ड वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा, बराबर? अब कंडक्टर जो है, कंडक्टर हैज एम्पल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बराबर? खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होते हैं. तो आप चाहे जितना भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग उसको प्रोवाइड कर दो, वो उतने इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको गैदर करके इस तरफ लाने की टेंडेंसी रखेगा, एक तरफ वो जमा कर पाएगा, बराबर? तो मतलब कि उतना ही स्ट्रॉन्ग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, बराबर? जितना स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल उतना स्ट्रॉन्ग इंड्यूस्ड होगा. तो एज अ रिजल्ट व्हाट विल यू ऑब्जर्व कि इनसाइड द कंडक्टर, inside the conductor, E net will be equals to 0, बराबर? कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बचेगा क्योंकि E induced and E external will be equal in magnitude and opposite in direction. तो वेक्टोरियली अगर मैं लिख रही हूं तो यहाँ पर माइनस साइन, अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर लिखा तो सिर्फ इक्वल टू साइन, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अगर शो कर रही हूं तो वो ऑपोजिट है. तो ऑब्वियसली नेट क्या होगा? इन दोनों का एडिशन, ये दोनों का एडिशन आ जाएगा यहाँ पर 0. तो ये हमें पता भी है कि कोई भी कंडक्टर होगा तो आइसोलेटेड कंडक्टर हुआ तो उसके अंदर
इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये स्टेटमेंट हमने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के अंदर बार बार देखा हुआ है, बराबर। तो ये आप समझ भी पाओगे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव हो रहे हैं, राइट। तो ये चीज हुई। अब यहाँ पर ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया, दैट डजंट मीन दैट इलेक्ट्रॉन्स डोंट मूव। इलेक्ट्रॉन्स की मोशन चालू ही है, बट रैंडम मोशन ऐसी होगी कि नेट आप लोगों को जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो जीरो होगा। अभी मोशन तक हम लोग आएंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी तक जाना है, बराबर ना। तो वेलोसिटी के लिए क्या, कितना डिस्प्लेसमेंट, वो सब देखना पड़ेगा, उसके लिए कितना टाइम। इसलिए यहाँ पर देखना जरूरी है कि क्या इलेक्ट्रॉन्स स्टेडी है जिनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया। नो, अगर वो स्टेडी होते तो वेलोसिटी का कोई चांस ही नहीं है कि हम ये चीज स्टडी करते, बराबर ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो पिक्चर में ही नहीं आती। बट यहाँ पर वेलोसिटी हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एंड देन ऑल्सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बराबर। तो हम ये स्टेटमेंट भी लिखेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ E net, electrons still move inside the conductor, बराबर। बट एवरेज वेलोसिटी, हाँ, एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी विल बी सच दैट उनकी जो रैंडम मोशन होगी, उनकी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन ऐसी होगी कि आप जब एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तब वो जीरो आएगी, बराबर। रैंडम मोशन कैसी होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन सपोज के इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव हो रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे। तो इनका जब आप वैक्टोरियल एडिशन करोगे सारे इलेक्ट्रॉन्स का, बराबर, तो ये सारी आपको एडिशन की वैल्यू मिलेगी जीरो। कब, जब ये हमने आइसोलेटेड कंडक्टर रखा होगा, तो उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, बट फिर भी आइसोलेटेड, कोई एपरेटस उसके साथ अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है, तो बराबर। तो ये हो गया सिनेरियो इस पर्टिकुलर केस का। तो चलो ये आप नोट कर लो। नाउ व्हाट हैपेंस इफ वी कनेक्ट सच कंडक्टर विथ an external electric field via a battery। यहाँ पर ये कंडक्टर लिया और उसके साथ मैंने ये कुछ सेल, बैटरी कुछ कनेक्ट कर दी। तो इधर मैंने क्या अप्लाई किया, इसके दो एंड्स के अक्रॉस V जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो होना तो यही है, हमने ये क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ यहाँ पर आएंगे, और पॉजिटिव आयंस थे वो इस तरफ आएंगे। अब ये एक्यूमुलेशन जो हो रहा था, सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था और आइसोलेटेड सिस्टम थी। अभी आइसोलेटेड ना रखा और बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, तो जो ये एक्यूमुलेशन था वो एक्यूमुलेशन नहीं होगा, बराबर। तो ऑन कनेक्टिंग, ये चीज हम लिखेंगे कि ऑन कनेक्टिंग द कंडक्टर with a battery, the accumulation of charges at ends stop, बराबर। ये स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं हुए, निकल के कहीं पर आए, एक्यूमुलेट नहीं हो रहे, मतलब कि वो आगे जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अट्रैक्ट होंगे। सेम वे में इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस के पास जा रहे होंगे। तो ये रोटेशन जो है वो रोटेशन एक चलता रहेगा। सेल का काम क्या है, सेल का काम कोई चार्ज प्रोवाइड करना नहीं है, सेल का काम सिर्फ क्या है, एक फोर्स देना, कि जो भी वहां पर चार्जेस थे वो चार्जेस को वो खींच के लेके आएगा, आगे रोटेट करवाने के लिए एक फोर्स प्रोवाइड कर पाएगा, बराबर। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स की मोशन अभी चालू हो जाएगी।
तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ई एक्सटर्नल इज नाउ नॉट इक्वल्स टू ई इंड्यूस्ड, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्यूमुलेशन है ना वो उतने का उतना जो हमें प्रीवियस केस में मिल रहा था उतना नहीं होगा, तो ये दोनों सेम नहीं है। दैट मीन्स ई नेट जो है वो अब 0 नहीं होगा, बराबर। तो यहाँ पर कुछ ई नेट फॉर्म हुआ हमें दिखेगा, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो अफेक्ट होगी, बराबर। इलेक्ट्रॉन्स जो पहले यहाँ पर 0 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में मूव कर रहे थे, रैंडम मोशन तो तब भी चल रही थी, हमने स्टेटमेंट लिखा, बट अभी यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसमें उनकी मोशन जो रैंडम चल रही थी उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा होगा। तो क्या फर्क आएगा? तो सपोज इनके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो कितना, F इक्वल्स टू एम ए। पहले हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो लिख रहा है, ई जितना फोर्स लगेगा, ऑल्सो F इक्वल्स टू एम ए जितना, इतनी एक्सेलरेटेड मोशन वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, बराबर। जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस है वो, अगर मैं इसको वेक्टोरियली अगर शो करूं तो फोर्स जो है वो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बराबर ना। नेगेटिवली चार्ज जो भी होंगे, ये फर्स्ट चैप्टर में देखा है हमने कि पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्जेस जो होंगे माइनस क्यू चार्जेस वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे, एंड पॉजिटिव चार्जेस होंगे दे विल गेट अट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पता है हमें, बराबर ना। तो ये F और E की डायरेक्शन अलग अलग है, ये F की डायरेक्शन और ये E की डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है वो अप्लाई की, ना कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज नेगेटिव है उसके लिए डायरेक्शन हमने यहाँ पर बताई इसलिए। अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखती तो सिर्फ मैं F इक्वल्स टू ई से सेटिस्फाइड होती, बट यहाँ पर डायरेक्शन हमने वेक्टोरियली शो की इसलिए ये लिखना जरूरी था। नाउ बोथ रिप्रेजेंट द सेम टाइप ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, सो आई कैन राइट MA इक्वल्स टू EE. So from this acceleration becomes E by M, right? और मैग्नीट्यूड वाइज अगर खाली हम लोग देखें तो सिर्फ मैं E by M लिखूंगी, बराबर। ये बन गया एक्सेलरेशन। इतना एक्सेलरेशन ये बैटरी कनेक्ट करने की वजह से वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, कितना, E अपॉन M जितना, बराबर। वेयर E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इतना एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन होते हुए इनके साथ बीच में अंदर हो क्या रहा होगा, तो जो कंडक्टर है वो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कुछ निकल के यहाँ पर आए, बराबर। उनकी मोशन आगे चालू होगी, बट मैं कोई एक मोमेंट अभी ले रही हूँ, इधर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स फिर अभी यहाँ पर आगे मूव हो रहे होंगे। सो व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शन टू दिस क्रॉस सेक्शन, इन बिटवीन व्हाट विल बी देयर, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के आगे गए हैं तो वो पीछे क्या छोड़ के गए होंगे, आयंस, पॉजिटिव आयंस, बराबर। तो रास्ते में पॉजिटिव आयंस है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को इनको क्रॉस करके आना होगा, ये पॉजिटिव आयंस को क्रॉस करके आना होगा, मतलब वो रास्ते में उनके साथ कोलिजन एक्सपीरियंस करेंगे। कोलिजन होने के टाइम पे जब ये शुरू होगा, जब इनकी मोशन शुरू होगी तो इनिशियली उनकी स्पीड कितनी होगी, u इक्वल्स टू 0 व्हेन t इक्वल्स टू 0, बराबर। रेस्ट से शुरू कर रहे हैं, फिर आगे आ रहे होंगे और ये पॉजिटिव आयंस है वो उनको अट्रैक्ट करेंगे मतलब 0 से फिर कुछ स्पीड बढ़ी,
स्पीड बढ़ी मतलब एक्सेलरेटेड मोशन हुई, एक्सेलरेशन दिख रहा है, एक्सेलरेशन होगा। फिर जैसे ही वो पास में आएंगे वैसे ही उनके साथ कुछ टकराएंगे, बराबर, कोलिजन होगा। तो कोलिजन होने के बाद या कोलिजन के टाइम पे उनकी स्पीड जो है वो, उनकी वेलोसिटी जो है, स्पीड नहीं बोलनी चाहिए हमें, तो वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी उनकी चेंज हो जाएगी। तो वो आफ्टर सम टाइम कितनी वेलोसिटी हुई, तो एट t इक्वल्स टू t, v सपोज के v है, तो मैं क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, उनमें से मैं ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेटेड मोशन का v इक्वल्स टू u प्लस at वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, बराबर ना। पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, उसकी स्पीड ये है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हमने क्या बताया कि वहां से रेस्ट में से निकला और जब तक उसका कोलिजन होगा तब तक का टाइम, बराबर, ये जो टाइम हमें लेना है, टाइम ड्यूरेशन, वो तब तक का हमने लिया। तो ये जो टाइम है वो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं होगा। कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा इस क्रॉस सेक्शन में से, उसको सीधा ही टकराना पड़ रहा होगा कोई पॉजिटिव आयन से। कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो भी खुद भी रैंडम मोशन करते हुए आगे जाएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर रहा है सारे फोर्सेस पॉजिटिव आयंस की वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो रैंडम मोशन उनकी होगी, बराबर, जिगजैग करके ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा होके वो आगे जा रहा होगा। तो कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा वो तुरंत कोलिजन एक्सपीरियंस करेगा, सम अदर इलेक्ट्रॉन मे टेक सम टाइम फॉर एक्सपीरियंसिंग द कोलिजन, बराबर। तो सबके लिए ये टाइम सेम नहीं होगा, तो इसके लिए कोई एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी टाइम सेम नहीं होगा। एक कोलिजन उसको फटाफट एक्सपीरियंस हुआ, फिर थोड़े टाइम के बाद कहीं पर उसको आयन मिलेगा जहां पर वो टकराएगा, या जब उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, राइट। सो हियर वी कैन नॉट प्रिडिक्ट सम पर्टिकुलर के इतने ही टाइम के बाद, हर एक इतने टाइम इंटरवल के बाद, ऐसे नहीं ले सकते। Here we have to take the average time, बराबर। तो ये जो एवरेज टाइम होगा उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। क्या हो गया ये? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? इट इज द एवरेज टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एक के बाद दूसरी, तब जो कोलिजन होगा उसके बीच में जो टाइम लगा उसका एवरेज निकालना है। अभी बताया ना कि सारे टाइम जो है वो अलग अलग होंगे, तो इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज के फर्स्ट टाइम ड्यूरेशन जो है वो टाउ 1 जितना लगा, सेकेंड ड्यूरेशन टाउ 2 जितना, फिर टाउ 3 जितना, ऐसे n टाइम्स कोलिजन्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर n टाइम्स यहाँ पर ये ऐड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय n करेंगे तब हमें ये जो टाउ है एवरेज वो मिलेगा, राइट। तो ये हमें वैसे इधर लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वी विल बी राइटिंग टाउ व्हेन t इक्वल्स टू एवरेज टाइम, यहाँ पर ले लिया मतलब रिलैक्सेशन टाइम। सो अब मेरा इक्वेशन बन जाएगा v इक्वल्स टू 0 प्लस ई बाय m इंटू टाउ, बराबर। अगर मैं वैक्टोरियली अगर इसको रिप्रेजेंट कर रही हूं तो मुझे इधर माइनस साइन देनी पड़ेगी। अब ये जो एवरेज टाइम लेने पर मुझे जो ये v मिल रहा है उसी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बराबर। तो ये जो v है उसको हम लोग लिख देंगे vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज vd, बराबर। हुआ क्या इधर कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने बैटरी के थ्रू अप्लाई किया, ये बैटरी हमने पोटेंशियल डिफरेंस जब दिया ना, तब वो एक अलग टाइप से ड्रैग एक्सपीरियंस करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन पहले कुछ ऐसे 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 जा रहा था, अब बैटरी जब मैंने कनेक्ट कर दी तब उसकी मोशन कुछ ऐसे खींचती हुई चली गई, बराबर। यहाँ पर जाके जाएगा, उसका पाथ जो है वो पूरा चेंज हो गया, बराबर ना। तो ड्रैग उसने एक्सपीरियंस किया, बैटरी की वजह से वो ड्रैग एक्सपीरियंस किया।
तो वो जो ड्रैग है, ड्रैग की वजह से उसकी वेलोसिटी जो बनी वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेस कितना हुआ उसकी वजह से, जो डिस्प्लेस, अगर मैं यहाँ पर स्पीड बोल रही हूँ तो ये पूरा पाथ लेंथ मुझे लेना पड़ेगा, ये ऊपर गया नीचे गया लेफ्ट राइट जो ये पूरा ड्रॉ किया ना वो सब लेना पड़ता, और उसके लिए जो टाइम लिखा वो बराबर। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोटेंशियल डिफरेंस एप्लीकेशन, तो फिर जो ड्रैग एक्सपीरियंस किया उससे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिवाइडेड बाय ये एवरेज टाइम और रिलैक्सेशन टाइम, तब हमें ये v मिलेगा vd। सो vd का फॉर्मूला हमारे पास आया e बाय m इंटू टाउ। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको स्केलर फॉर्म में लिखूं तो, अदरवाइज माइनस साइन लिखनी पड़ेगी। अब ये E जो है वो हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के अंदर देखते थे, बराबर ना, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लेते थे। अभी ये जो चैप्टर है उसमें हम लोग, और सेकंड चैप्टर के बाद हमें अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पता है कि ये लेना चाहिए, बराबर ना। इसको मूव करवाने के लिए हमने क्या लिया, V, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो इधर E की जगह पर, कैपिटल E की जगह पर हम लोग if the length of the conductor is considered as small n, then V equals to EL हो जाएगा, बराबर। That means E equals to V by L। तो अगर मैं इधर पुट करूं V by L, then the formula for drift velocity would be like this, Vd equals to E V tau by ML, बराबर। जैसी गिवन वैल्यूज उस हिसाब से आप लोग ये फॉर्मूला में से जो भी होगा वो अप्लाई करोगे, बराबर। सो एज हियर वी हैव टेकन दिस टाइम इंटरवल एज एवरेज टाइम, तो भले ही ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है बट फिर भी ये टाइम से इंडिपेंडेंट मोशन जो है वो कंसीडर की जाएगी, बराबर। एक्सेलरेटेड है बट फिर भी टाइम से इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो भी टाइम होगा सबके लिए भले ही अलग हो बट हम क्या ले रहे हैं, एवरेज टाइम ही लेने वाले हैं। इसलिए एक स्टेटमेंट जो है वो आप कहीं पर बुक के अंदर रीड करोगे कि दो इट इज द एक्सेलरेटेड मोशन फॉर द इलेक्ट्रॉन बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एवरेज टाइम जो है वो ले रहे हैं। अदरवाइज एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, जितने टाइम तक वो स्पीड में चेंज हुआ, यहाँ पर मैं ये वेलोसिटी के अंदर चेंज हुआ, उसके लिए कितना टाइम लगा वो लेना पड़ता है ना। ये टाइम जो है वो ये चेंज हो जाता है एक्सेलरेशन कोई एक पर्टिकुलर रख के, तो इधर आपको न्यू वेलोसिटी जो है वो कितनी मिलेगी वो डिफरेंट हो जाएगी, राइट। बट यहाँ पर ये टाइम हर एक पार्टिकल के लिए अलग अलग, या हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एवरी टाइम अलग नहीं लेने वाले हम लोग। एक कंडक्टर लिया तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, एवरेज टाइम जो है रिलैक्सेशन टाइम, इसलिए उसको टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन जो है वो बोलते हैं। वीडी के अंदर टाउ आया ना के टी, इसका मीनिंग ये होता है। तो चलो ये लिखो, फिर हम लोग कुछ रिलेशन जो है वीडी के अलग अलग क्वांटिटीज के साथ वो डिराइव करते हैं। चलो नोट करो। So now let's derive the relation between drift velocity and current density. Current density last lecture में हमने देखा था। Relation between Vd and J. J क्या है, current density. Vd क्या है, drift velocity. J क्या है, current density. रिकॉल कर ले क्या थी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब कोई एक क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने लिया कंडक्टर का, तो उसमें से करंट डेंसिटी, कितना डेंस करंट जा रहा है वो पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना करंट मिल रहा है वो हमें जे की वैल्यू देगा, बराबर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर ए जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए करंट से, बराबर। फिर हमने ये देखा था कि ये ऐसे करके ऐसे दो कंपोनेंट हो तो I इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा करके, बराबर। यहाँ पर ये सिंपली हम लोग याद रखेंगे J इक्वल्स टू आई बाई ए और I इक्वल्स टू जे, आई जा, ऐसे भी याद से रख सकते हो आप, आई जा। ओके, सो VD एंड J के बीच रिलेशन। सो फॉर दिस वी विल बी कंसिडरिंग
कंडक्टर ऑफ लेंथ L सपोज के ये जो लेंथ है इसे क्रॉस करने में कंडक्टर को इलेक्ट्रॉन को Vd जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डेल्टा टी जितना टाइम लगता है, तो ये जो लेंथ होगी वो Vd इंटू डेल्टा टी होगी, बराबर ना। वेलोसिटी इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, L जितना, इसलिए L डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो लेंथ क्या हो गई, Vd इंटू डेल्टा टी, राइट। देन J इक्वल्स टू I by A, I equals to Q by T. So if T equals to 1 second and A equals to 1 meter square, then J equals to Q. तो इसको मैं वर्ड्स में कैसे लिखूं, करंट डेंसिटी जो है वो करंट डेंसिटी की एक और डेफिनेशन भी इसके ऊपर से बन सकती है कि अगर टाइम ड्यूरेशन 1 सेकेंड का और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर का हुआ तो Q की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग करंट डेंसिटी बोलेंगे। तो इट इज या करंट डेंसिटी इज द चार्ज passing through unit cross sectional area in unit time या पर यूनिट टाइम, बराबर। पर यूनिट टाइम, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसलिए उसको डिवाइड कर दिया। जो टोटल है वो, तो क्या क्वांटिटी मिलेगी, Q की क्वांटिटी, तो वो क्या है, चार्ज, वही होगा, वो चार्ज ही होगा करंट डेंसिटी। सो दिस इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी। नाउ सपोज पर यूनिट वॉल्यूम, पर या तो पर कंडक्टर or in the conductor number of total electrons, कुछ n जितने हैं इक्वल्स टू n, बराबर। तो पर यूनिट वॉल्यूम, उसको अगर मैं n नाम दे दूं तो इधर मैं लिख रही हूं वॉल्यूम और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखूं सामने सामने। तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n अगर मिल रहे हैं, टोटल कितने थे, पूरा अगर कंडक्टर लिया तो उसमें कैपिटल N थे, उसमें से मैं यूनिट वॉल्यूम अगर ले रही हूं तो स्मॉल n मिले, बराबर। अभी क्या इसका यूनिट वॉल्यूम है, नो। इसका वॉल्यूम कितना, ये सिलिंड्रिकल शेप है, इसका वॉल्यूम जो है वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ कोई भी टाइप के शेप के लिए A इंटू एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम के लिए। तो पर वॉल्यूम हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, बराबर। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा NaL, बट NaL की जगह पर तो क्या लिख सकते हैं, L इक्वल्स टू Vd डेल्टा टी, बराबर। N इक्वल्स टू Vd डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया तो इसके ऊपर से हमें चार्ज भी पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फाइंड क्या करना है, चार्ज। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो E चार्ज, देन NaVd डेल्टा टी जितने अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो कितना चार्ज, तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज जो Q है
वो हो जाएगा NEAVD डेल्टा T। बट इफ वी से कि इसमें से I जितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर में से I जितना करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं I को Q इक्वल्स टू, Q का फॉर्मूला क्या, 8 बराबर, तो Q इक्वल्स टू I डेल्टा T भी लिख सकते हैं बराबर, ये लिखवा है ना, Q इक्वल्स टू 8, डायमेंशनल फॉर्मूला एट A1 T1, तो I डेल्टा T जितना टाइम ड्यूरेशन दिया है इसलिए डेल्टा T। सो फ्रॉम 2 and 3 both the equations are for charge, from 2 and 3 NEAVD डेल्टा T इक्वल्स टू I डेल्टा T, राइट। तो डेल्टा T जो है वो कट हो जाएगा, डेल्टा T कट, तो मेरे पास क्या बचा, NEAVD इक्वल्स टू I। इधर से आगे अभी हम लोग लिखे तो हमें कहां तक पहुंचना है, VD और J। VD तो आ गया, J नहीं आया, J इक्वल्स टू व्हाट, I बाय A, तो I बाय A कर लेंगे तो J आ जाएगा। तो अभी मेरे पास बचा है NEVD इक्वल्स टू I बाय A इक्वल्स टू J, राइट। इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 4। किसके ऊपर से आया ये, फ्रॉम 4, राइट, ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो J इक्वल्स टू NEVD, ये एक रिलेशन बन गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी के बीच में, ओके। अब VD के लिए एक फॉर्मूला हमने आगे देखा, VD के लिए क्या फॉर्मूला देखा, अभी डिराइव किया था, VD इक्वल्स टू EE बाय M इंटू टाउ, अगर मैग्नीट्यूड ही खाली ले रहे हैं तो। सो इन प्लेस ऑफ VD वी कैन राइट दिस, सो J इक्वल्स टू NE EE बाय M into tau. So this will be n E square E by M into tau. ये एक फॉर्मूला बना J के लिए। अब J इक्वल्स टू, इसको मैं यहां पर लिखूं, टाउ इधर, E इस तरफ लिख देती हूँ, खाली रीअरेंजमेंट किया। ऑल्सो J इक्वल्स टू सिग्मा E बराबर, कंडक्टिविटी देखा था, कंडक्टिविटी इंटू E, देयरफॉर अब ये E और ये E दोनों को कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर 5 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 सिग्मा का फॉर्मूला क्या आया, NE स्क्वायर टाउ बाय M, तो रॉ का फॉर्मूला क्या आएगा, रॉ इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा, देयरफॉर रॉ इक्वल्स टू M बाय NE स्क्वायर टाउ, M बाय NE स्क्वायर टाउ। ये फॉर्मूला याद रखना, अभी जब हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस देखेंगे रेजिस्टिविटी के लिए और रेजिस्टेंस के लिए, तब इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग कैलकुलेशन जो है वो देखने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना, सिग्मा के लिए ये फॉर्मूला आया, बाकी J और VD के बीच NEVD, नंबर ऑफ टाइम्स ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। आप इसके ऊपर से क्वेश्चन जो है वो आएंगे, सम्स जो है वो डायरेक्टली अप्लाई करना रहेगा, आपको वैल्यूज जो है वो गिवन होगी बराबर। N क्या है, N जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए N का यूनिट क्या हो जाएगा, पर मीटर क्यूब बराबर, मीटर रेज टू माइनस 2। ऐसे मत कर देना कि N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो नंबर जो आया वो तो 1, उसका तो कोई यूनिट नहीं होता, बट ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इसलिए N का यूनिट क्या आया, मीटर रेज टू माइनस 3, ये याद रखना, ठीक है। चलो, तो इतने इक्वेशंस, ये डेरिवेशन, इसमें से कोई भी डेरिवेशन आपको पूछ सकते हैं, जनरली ये इनके बीच का रिलेशन या तो फिर
रॉ के लिए वीडी के रिलेशन, जे और वीडी के रिलेशन के बीच जो रिलेशन है वो लिख कर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करें, या पूरा डेरिवेशन पूछ सकते हैं, बराबर। तो चलो लिखो, और फॉर्मूला तो है ही इंपॉर्टेंट, इसमें जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन में आएंगे ही, ठीक है, लिखो। चलो अभी एक न्यू टर्म देखते हैं, मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद आएगा मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब अलग अलग, अगर आप सब्सटेंसेस ले रहे हैं, जैसे कि आपने ले लिया मैटर अलग अलग ले रहे हैं, कंडक्टर लिया या फिर आयोनाइज्ड गैस लिया या सेमीकंडक्टर्स लेते हैं, तो सब में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। तो वो चार्ज कैरियर्स कैसे फ्लो होंगे, अगर उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो उसकी उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी कैसी होगी, वो रिलेट करने के लिए जो टर्म बना वो है मोबिलिटी, बराबर। किन किन को रिलेट करने वाला, जितना आपने एक्सटर्नल फील्ड दिया उसके रिस्पेक्ट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज कैरियर्स की कितनी मिलती है, उनको रिलेट करने वाला टर्म मतलब मोबिलिटी, बराबर। तो चार्ज कैरियर्स अलग अलग किस किस में कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। चार्ज कैरियर्स जैसे हम लोग ले रहे हैं कंडक्टर, सो इन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। फिर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होंगे। फिर आयोनाइज्ड गैस अगर लिया तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस होंगे। फिर अगर हम लोग सेमीकंडक्टर्स लेते हैं, सो इन सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल बी देयर, बराबर। सेमीकंडक्टर्स को जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और इलेक्ट्रॉन होल्स की जो मोशन होगी, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, दैट विल बी डिफरेंट for a conductor on applying the same amount of external electric field। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेम हमें देखने को नहीं मिलेगी, बराबर ना, दोनों में मोबिलिटी अलग अलग होगी। तो मोबिलिटी को डिफाइन ऐसे किया जाता है, इसका नोटेशन है म्यू। तो मोबिलिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी of charge carriers per unit electric field या पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिखूं, मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिवाइडेड बाय ई, म्यू इक्वल्स टू वी डी बाई ई। यूनिट क्या बनेगा इसके ऊपर से अगर मैं देखूं तो ये है मीटर पर सेकेंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बराबर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें वोल्ट पर मीटर, तो ये बन गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इनटू सेकेंड, एक यूनिट ये बना, बराबर। इसके ऊपर से भी आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो बना सकते हो, मीटर का, सेकंड का, वोल्ट का आपको पता है, बराबर। लिख लेना है आपको डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, कोई भी नई क्वांटिटी आए उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बना ही लेना है, और हर एक चैप्टर के एंड में तो सभी न्यू क्वांटिटीज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला गिवन ही है। तो ये हैबिट रखना डायमेंशनल फॉर्मूला न्यू क्वांटिटी के लिए हमेशा देखने की। तो मीटर स्क्वायर है इसलिए L2, वी के लिए क्या बताया था, 1231, बराबर। और सेकंड के लिए T1, सो इट विल बी इक्वल्स टू m-1, म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला m-1, L कितना 0, T2A1, m-1 T2A1। अब
एक रिलेशन डिराइव करते हैं, रिलेशन बिटवीन टाउ एंड म्यू, रिलैक्सेशन टाइम एंड मोबिलिटी। रिलैक्सेशन टाइम अलग होगा तो टाइम ड्यूरेशन, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिफरेंट अगर होगा तो मोबिलिटी भी डिफरेंट हो जाएगी क्या, ये देखना है हमें। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है VD इक्वल्स टू ई बाय एम इंटू टाउ, बराबर। टाउ जिसमें आता हो वो फॉर्मूला हमें ये पता है। अब म्यू तक पहुंचना है तो म्यू का फॉर्मूला क्या, VD बाई ई। तो VD अपॉन ई कर दूं मैं इधर, VD बाई ई। मैं इधर ले रही हूं मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसलिए माइनस साइन जो है वो शो नहीं की। तो VD बाई ई इक्वल्स टू क्या बचा, ई टाउ अपॉन एम, बट VD बाई ई इज म्यू, म्यू इक्वल्स टू ई टाउ बाय एम। इसके ऊपर से अगर हम लोग यूनिट लिखे तो कूलम्ब, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कूलम्ब इंटू सेकेंड पर मास, तो पर केजी, बराबर। डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम ही आएगा अगर आप उसके ऊपर से भी देखोगे तो, बराबर। नाउ रिलेशन बिटवीन म्यू एंड आई, तो J इक्वल्स टू एनी VD, तो I इक्वल्स टू एनी AVD था, इसी के ऊपर से ये फॉर्मूला डिराइव किया था, I बाई ए, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में गया, NEAVD। अब हमें क्या चाहिए, म्यू लाने के लिए तो बाई ई चाहिए, तो I बाई NEA इक्वल्स टू VD अपॉन ई, बराबर। अगर ये कर दिया तो म्यू इक्वल्स टू आई बाय NEAE, म्यू और आई का जो रिलेशन है वो ये बना। इसी के ऊपर से आपको J के लिए लिखना है तो J बाय NEE, इसके ऊपर से मैं यूनिट लिखूं तो एम्पियर पर मीटर क्यूब, ये पर मीटर क्यूब एन का अभी बताया था यूनिट जो है वो। इलेक्ट्रॉन के लिए कूलम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ए के लिए अगेन मीटर स्क्वायर, ई जो है वो वोल्ट पर मीटर। अभी मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मीटर रेस टू, ये देखो -3 + 2 -1 2, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। क्या बचा ये, -3 + 2 -1 -1 -2, न्यूमरेटर में गया तो मीटर स्क्वायर। फिर एम्पियर है, यस, कूलम है, क्या बचा, वोल्ट। तो एक यूनिट जो है वो ये भी आपके पास बन गया। तो डिफरेंट रिलेशन के हिसाब से आपको डिफरेंट यूनिट जो है वो भी मिलेंगे, बट डायमेंशनल फॉर्मूला कोई भी क्वांटिटी के लिए एक सा ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये सारे जो बॉक्सेस अभी बनाए वो फॉर्मूला भी आप याद रखो। चलो नोट करो ये। So here we come to the end of this lecture, and in the next lecture we will be looking at the temperature dependence of resistivity and the different types of resistors.